ठीक है, आज अपना दूसरा टॉपिक है फार्मेसी एक्ट, जिसका हम आज पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। मतलब आधा हम आज कवर करेंगे, आधा हम नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। तो फार्मेसी एक्ट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो डिस्कस करना है हमें। तो इसके कंटेंट होंगे आपका इंट्रोडक्शन, मीन्स कि फार्मेसी एक्ट बेसिकली क्या है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों आया, उसका एम क्या था, डेफिनेशंस जो फार्मेसी एक्ट के अंदर आती हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हमें डिस्कस करना है कि जो पीसीआई है वो कैसे बना और उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो हमें डिस्कस करना है। एजुकेशन रेगुलेशन जिसके तहत आपका बी फॉर्म या डिप्लोमा का जो भी चलता है वो हमको डिस्कस करना है। फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, वो हम आपको बताएंगे। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है ये यहाँ पे डिस्कस होगा। और ऑफेंसेस और पेनल्टीज, अगर कोई कुछ मतलब कोई क्राइम कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या पेनल्टी उसकी लगनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो फार्मेसी एक्ट आया है, वो फार्मेसी एक्ट बेसिकली आया है फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, फार्मेसी का जो प्रोफेशन है कंप्लीटली फार्मेसी में, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे कोई फार्मेसी से रिलेटेड फार्मासिस्ट हो, कुछ भी तरीके का प्रोफेशन हो, उसको रेगुलेट करने के लिए आपका आया है फार्मेसी एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये 1948 में आपका डिस्कवर हुआ था, मतलब आया था। एंड फार्मेसी बिल जो है वो पास्ड हुआ था 1947 में, और उसके बाद इसी में अमेंडमेंट किए गए थे 1948 में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो फार्मेसी एक्ट है वो आपका आया है 1948, तो आपको सन याद रखना होगा 1948। ओके, अब इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से थी कि क्यों फार्मेसी एक्ट बेसिकली आया था, क्या पहले ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि हमें लाने की ज़रूरत पड़ी। तो जो पहले बहुत जब 20वीं सेंचुरी चल रही थी तब उसके भी पहले फार्मेसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मतलब किसी भी तरीके से लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे आपको मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया था कि जो गांव में लोग होते थे वो नॉर्मली जड़ी बूटियां के थ्रू मेडिसिन बना के और दे दिया करते थे। उसके लिए कोई वो नहीं होता था कि उसकी क्वालिटी चेक की जा रही है या फिर कुछ उसका मतलब कोई इवेल्युएशन किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं होती थी। और मतलब अच्छे से सर्विस भी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। कोई सिलेबस का कोई प्रॉपर मतलब करिकुलम नहीं था, कोई प्रॉपर आपका डिज़ाइंड सिलेबस नहीं था। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो पीपल मतलब पर्सन्स थे उनकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था, उनकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे उनके ऊपर। तो उन सब चीज़ों को मतलब ख़त्म करने के लिए बेसिकली यहाँ पे फार्मेसी एक्ट आया। जैसे कि हमने लेजिस्लेशन में पढ़ा था कि लेजिस्लेशन में पहले जो था कि काफ़ी सारे पुराने पुराने जो मतलब लोग होते थे वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करते थे, या प्रॉपर फार्मेसी के जो रूल्स होते थे उनको फॉलो नहीं करते थे। तो उन सब चीज़ों को एक तरीके से एक सीक्वेंस में लाने के लिए या एक प्रॉपर ठीक तरीके से डेवलप करने के लिए बेसिकली आपका फार्मेसी एक्ट आया था। ठीक है, तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि हमारा क्या मेन उद्देश्य है इस एक्ट के साथ में। ठीक है, तो पहली चीज, टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर रेगुलेटिंग प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी।
पहला हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी हम लोग जो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इन द डिस्कशन, इन द हिस्ट्री पार्ट एंड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, कि हमें फार्मेसी का प्रोफेशन और उसकी प्रैक्टिस को कम्प्लीटली बेटर तरीके से रेगुलेट करना है। तो हमारा जो फार्मेसी एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना, ठीक है। दूसरा, टू रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी के प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए फार्मेसी एक्ट आया है। जब तक फार्मेसी एक्ट नहीं था तब तक नॉर्मली फार्मेसी का प्रोफेशन सही तरीके से नहीं चल रहा था, तो उसको लोग इतना जानते नहीं थे। तो उस प्रोफेशन को इंक्रीज करने के लिए ये एक्ट पर्टिकुलरली आया है, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूट PCI फॉर सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एजुकेशन। तो बेसिकली जो फार्मेसी एक्ट है, उन्हें फार्मेसी एक्ट के वजह से PCI बनी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने नए नए स्टैंडर्ड डेवलप किए फार्मेसी एजुकेशन के अंदर, कि कैसे कैसे एजुकेशन होनी चाहिए, या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितने प्रैक्टिकल आवर्स होने चाहिए, कितने ट्रेनिंग आवर्स होने चाहिए, वो सारा फार्मेसी एक्ट के द्वारा ही बनाया गया, ठीक है। टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन। फिर उन्होंने एजुकेशन रेगुलेशंस डेवलप किए, अलग अलग पर्टिकुलर कुछ 5 to 6 ईयर्स तक एक एक एजुकेशन रेगुलेशन चलते हैं, जिसके जो कि स्पेशली इंस्टीट्यूट के लिए बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई इंस्टीट्यूट अप्लाई कर रहा है फार्मेसी खोलने के लिए तो उसको क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है, क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी है, क्या क्या स्टैंडर्ड रखना है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ फार्मासिस्ट को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया है। टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। क्या कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए और कौन कौन से क्या क्या फंक्शन होने चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, जब आप फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे कौन कौन से मेंबर होने चाहिए और वहाँ पे उनका फंक्शंस क्या होना चाहिए, वो हम लोग को फार्मेसी एक्ट के तहत प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फार्मेसी एक्ट के तहत काम करती हैं, या इनका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, पहला प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करना, दूसरा प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के स्टेटस को बढ़ाना, तीसरा PCI को डेवलप करना, चौथा फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना थ्रू द एजुकेशन रेगुलेशन, पांचवा हो गया एक्टिविटी ऑफ फार्मासिस्ट को रेगुलेट करना, और छठा हो गया स्टेट फार्मेसी काउंसिल के को कॉन्स्टिट्यूट और फंक्शन को प्रोवाइड करना, मतलब उनके मेंबर्स को डेवलप करना और उनके फंक्शंस उनको बताना कि आपको क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब आती है आपका मेन पार्ट, डेफिनेशन पार्ट। आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए बेसिकली, आप सबसे पहले डेफिनेशन आती है आपकी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि सेंट्रली डेवलप्ड है, जो कि स्पेशली दिल्ली में प्रेजेंट है। तो ऑल ओवर स्टेट को मिला के जो कंप्लीट एक आपकी फार्मेसी काउंसिल जो बनती है, उसको हम बोलते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। दो तरीके की काउंसिल होती है, वन इज द सेंट्रल काउंसिल, वन इज द स्टेट काउंसिल। स्टेट में हर स्टेट की अलग अलग काउंसिल होती हैं, और आपकी जो सेंट्रल होती है वो कंबाइन मिलके पूरे स्टेट की जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल काउंसिल के पास जाते हैं, वहाँ पे वो कलेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से वो कहलाता है आपका सेंट्रल काउंसिल। मैम सेंटेंस और दोबारा रिपीट करें प्लीज। सेंट्रल काउंसिल बेसिकली जो आपका सारे स्टेट का मिलके एक कॉमन काउंसिल होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल। तो ये हो गया आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे आप पढ़ते हैं राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जो आपका जयपुर में है, MP स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो आपका भोपाल में है, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल जो आपका बॉम्बे में है। तो इस तरीके से या अलग अलग स्टेट के काउंसिल है। सेंट्रल काउंसिल उन सारे को कंबाइन करके जो एक कॉमन जो काउंसिल बनेगा वो कहलाएगा सेंट्रल काउंसिल।
और वो होता है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आता है आपका सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर मतलब नाम से मेंशन हो गया कि फार्मासिस्ट का रजिस्टर जो सेंट्रल काउंसिल के द्वारा मेंटेन हो रहा है, मतलब जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो पर्सन होता है जिसका नाम आपके स्टेट के रजिस्टर में एंटर हो जाता है एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, जब भी आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा और डिग्री, आप अप्लाई करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द फार्मेसी काउंसिल एंड यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और वो आप उस पर्टिकुलर जो स्टेट काउंसिल है वहाँ के रजिस्टर में आपका नाम एंटर्ड हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आपने भले ही डिग्री कर लिया, आपने भले ही डिप्लोमा कर लिया, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है अभी तक, मतलब नॉर्मली जैसे कोई होते हैं बहुत सारे लोग जो डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं, तो वो कभी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे। सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री से कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपके पास आपका सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आना जरूरी है, पीसीआई का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आना जरूरी है, तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बेसिकली इसके तहत ही आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो वर्क करती हैं। ठीक है, Indian University, it means a university within the meaning of Section 3 of the UGC Act 1956 and includes such other institutions established by under a central act as by central government, may be notification in the official gazette specify in its behalf. इंडियन यूनिवर्सिटी बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस हो गए जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है, वो बेसिकली होती हैं आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो मतलब यूजीसी एक्ट के तहत वर्क करती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का उनको लाइसेंस मिला हुआ होता है, उसके तहत वो वर्क करती हैं, तो वो कहलाती हैं इंडियन यूनिवर्सिटी। रेपाट्रिएट क्या होता है? एनी पर्सन ऑफ इंडिया origin who on account of civil disturbance in area now forming part of Burma, Sri Lanka or Uganda or any other country has after 14th April 1957 left or has been displaced from his place of residence in such area and who has since then been residing in India। मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया से ओरिजिन मतलब इंडिया में हुआ है नॉर्मली, और उसके बाद वो फाइनली दूसरी कंट्री में जाके रहने लग जाता है और फिर वहाँ को छोड़ के वो वापस से अपनी रेसिडेंस प्लेस पे आ जाता है और इंडिया में रहने लग जाता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को बोला जाता है रिपेट्रिएट। कोई भी पर्सन जो आपके इंडियन का है आफ्टर जो पहले जो दिक्कतें हुई थी ब्रिटिश वगैरह की वजह से, उस वजह से वो इंडिया का ना होके दूसरी कंट्री का पार्ट बन गया था 14 अप्रैल 1957 के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद अगर वो इंसान वहां से छोड़ के अपने वापस से इंडिया में रहने लग जाता है तो वो कहलाता है रिपेट्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेस्ड पर्सन। Person who on account of the setting of the domination of India and Pakistan or on account of the civil disturbances or fear of such disturbances in area now part of Pakistan on after the first day of March 1947, और वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई है कि कोई पर्सन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मतलब कोई पर्सन था, तो जब स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ी बहुत जब लड़ाइयाँ चली थी तो उसमें वो पहले पार्ट था पाकिस्तान का, लेकिन उसके बाद वो इंडिया में आके रहने लग जाता है, तो वो कहलाता है आपका डिस्प्लेस्ड पर्सन। ठीक है, जैसे पहले वो इंडिया का था और उसके बाद जब ये मार्च 1947 के बाद वो वहाँ पे छोड़ के इंडिया में आ जाता है, तो वो कहलाता है डिस्प्लेस्ड पर्सन।
एनी पर्सन हु ऑन अकाउंट ऑफ द सिविल डिस्टर्बेंस, इसको ऐसा सच पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेनली आप याद कर लीजिए। उसके बाद आपका मेन चीज आती है मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर इसकी तरफ हम ना जाएं तो नॉर्मल बात करें तो मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स द डॉक्टर जिसके पास मेडिकल डिग्री होनी चाहिए और उसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आप उसको बोल पाएंगे कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है। जैसे अपना फार्मासिस्ट में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वैसे उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अदरवाइज वो मेडिकल प्रैक्टिशनर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो a person holding qualification granted by an authority specified are notified under section 3 of Indian Medical Degree Act और specifying the schedule to the Indian Medical Council Act। ठीक है, person registered or eligible for registration in the medical register means the registration of a person practicing modern scientific system of medicine। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में तो वो डॉक्टर की प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, a person registered in a medical register of the state who although not falling within the clause is declared by a general of special order in the simple way। आप इतना याद रखिए कि मेडिकल प्रैक्टिशनर वो पर्सन है जिसके पास MBBS की क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ उसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, तो ही वो मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई वेटरनरी मेडिसिन में इंगेज्ड है तो उसकी क्वालिफिकेशन वेटरनरी की होनी चाहिए और वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड किया गया हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, कैसे बना है और उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द चैप्टर 1 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यह आपका बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन 3 के अंतर्गत आपका आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। 1948 में तो आया था फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना था 1949 में, ये ध्यान रखिएगा। फार्मेसी एक्ट आया था 48 में और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी वो बनी थी 49 में। और ये फिर हर 5 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। हर 5 साल में इसके जो इलेक्टेड और नॉमिनेट ये मेंबर्स होते हैं ये हर 5 साल में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 3 टाइप के मेंबर होते हैं, वन इज इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिसियो। तो अब हम तीनों मेंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, नॉमिनेटेड कौन कौन से होते हैं और एक्स ऑफिसियो मेंबर कौन कौन से होते हैं, और ये हर 5 साल में चेंज होते हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स में आपके आते हैं 6 मेंबर्स जो कि होते हैं टीचर, जो UGC के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, 6 मेंबर्स जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्शन, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। उसमें से हर टीचर एक एक सब्जेक्ट का होता है, एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच सब्जेक्ट, लाइक फार्मेसी मतलब फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, जैसे एमफॉर्म अलग अलग ब्रांच में होता है ना, तो उसकी अलग अलग फैकल्टी जो होती हैं वो एक एक टीचर लिया जाता है। तो टोटल आपको 6 फैकल्टीज लेनी होती हैं इन द इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, एक मेंबर होना चाहिए जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, मीन्स एक डॉक्टर होता है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो, वो होगा आपका एक मेंबर। और एक मेंबर from each state elected by state council who shall be a registered pharmacist। और एक मेंबर आपका हर स्टेट का स्टेट मतलब स्टेट काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है जो कि वहाँ के स्टेट में रजिस्टर्ड हो। मतलब आप समझिएगा, 6 तो आपके पास टीचर होने चाहिए जो UGC के थ्रू इलेक्ट किए गए हों,
ठीक है। एक मेंबर आपके पास होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, और एक मेंबर होना चाहिए आपको आपके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। मतलब जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके थ्रू एक मेंबर जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से 8 मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके होते हैं 9, 6 ये 7 8 9 मेंबर्स होते हैं आपके नॉमिनेटेड। तो 6 मेंबर्स जो होते हैं nominated by the central government of whom at least 4 shall be possessing a degree or diploma in pharmacy or practicing pharmacy or pharmaceutical chemistry। 6 मेंबर आपको सिलेक्ट करने होते हैं, नॉमिनेट करने होते हैं। उनमें से 4 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास में फार्मेसी की डिग्री हो या डिप्लोमा हो। बाकी 2 आप कहीं और से भी ले सकते हैं नॉर्मल, बाकी 4 कंपलसरी हैं कि फार्मेसी के होने ही चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप 6 के 6 फार्मेसी से ले सकते हैं। ठीक है। एक यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक AICTE का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। ठीक है। और एक मेंबर हर स्टेट से होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, ये आते हैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। हमको एक तो हेल्थ सर्विस के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, एक DCO की रिक्वायरमेंट होती है, और एक डायरेक्टर चाहिए होता है CDL का, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का। ठीक है। तो ये आपके मेंबर्स होते हैं जो हम ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरीके के मेंबर आपको रिक्वायर्ड होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिसियो। और ये जो मेंबर्स होते हैं वो हर 5 साल में चेंज होते हैं, कंटिन्यूसली कोई वर्क नहीं करता। जैसे अपनी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हर 5 साल में आपके जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो कई बार कॉमन मेंबर्स भी निकल के आ जाते हैं बाय द इलेक्शन। ठीक है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 5 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। मतलब इन्हीं मेंबर्स में से जो आपने अभी मेंबर्स देखे उन्हीं में से 5 और मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इस काउंसिल के अंदर एक रजिस्ट्रार होता है और बाकी ऑफिसर्स और सर्वेंट्स होते हैं जो कि बाकी फंक्शंस को करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब भी PCI कॉन्स्टिट्यूट होती है तो PCI कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद हमारे पास इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिसियो मेंबर, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रार होता है और अदर ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये काउंसिल के मेंबर के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं। मींस कि जो अपन ने अभी फार्मेसी काउंसिल में जो मेंबर्स देखे थे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वगैरह, तो ये उन्हीं मेंबर्स में से निकाले जाते हैं। ठीक है। मतलब इलेक्ट किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शॉल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर at term not exceeding 5 years and not extending beyond the expiry of his term as a member of the central council। नॉर्मली जो वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो भी बनता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक वर्क कर सकता है, उसके बाद वो वर्क नहीं कर सकता और ना ही उसकी एक्सपायरी से ज़्यादा वो वर्क कर सकता है, मतलब रिटायर होने के बाद नहीं कर सकता बेसिकली। ठीक है। और एलिजिबल होता है री सिलेक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वापस से अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं 5 इयर्स के बाद तो वापस से वही इंसान आ सकता है। ओके। इलेक्शन के थ्रू। मोड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन किस तरीके से होता है? इलेक्शन अंडर दिस चैप्टर शॉल बी कंडक्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड वेयर एनी डिस्प्यूट अराइजेस रिगार्डिंग एनी सच इलेक्शन इट शॉल बी रिफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हुज डिसीजन शॉल बी फाइनल। नॉर्मल जिस तरीके से अपने इलेक्शन होते हैं, वोटिंग वगैरह होती है, वैसे वहाँ पे भी होता है PCI में इलेक्शन। लेकिन अगर कुछ इश्यू हो जाता है, किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपना फैसला सुनाती है और वही फैसला जो होता है वो फाइनल होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी जो आपकी क्या बोलेंगे मेंबर्स होते हैं, मतलब पूरी जो कमिटीज होती हैं वो बनी हुई होती हैं इस तरीके से।
फाइनल आता है आपका फंक्शंस ऑफ पीसीआई। पीसीआई का क्या क्या फंक्शन है? अभी तक हमने जो फंक्शन पढ़े थे, मतलब जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, वो हमने फार्मेसी एक्ट के पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं कि पीसीआई जो होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है, उसका क्या क्या काम होता है। तो पहली चीज आती है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज ए फार्मासिस्ट। पीसीआई के द्वारा ही बनाया जाता है कि आपको एज अ फार्मासिस्ट कितनी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। Framing of education regulation prescribing the condition to be fulfilled by the institution seeking approval of the PCI for imparting education in pharmacy. एजुकेशन रेगुलेशन जो होती है, मतलब जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस लिखा जाता है, वो भी पीसीआई के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है। और वो सारी कंडीशंस भी उसमें लिखी जाती हैं जिसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट को अप्रूवल मिलता है पीसीआई का, कि आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है। To ensure uniform implementation of the education standard throughout the country. पीसीआई का मेन वर्क है ये इंश्योर करना कि जो भी उन्होंने एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाया है वो पूरी कंट्री में सेम लागू हो रहा है या नहीं। मतलब आप चले जाओ इंडिया के किसी भी कोने में, पीसीआई का मतलब अपने बी फॉर्म का सिलेबस सेम होता है ऑल ओवर इंडिया। syllabus of B Form is same. ठीक है। Inspection of pharmacy institution seeking approval under the Pharmacy Act to verify availability of the prescribed norm. जो फार्मेसी इंस्टीट्यूट का जो अप्रूवल होता है वो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है, जिसमें इंस्पेक्शन होता है आपके इंस्टीट्यूट में। इंस्पेक्शन के बाद आपको अप्रूवल मिलता है। ठीक है। उसके अलावा जो कितने मतलब जो आपका कोर्स, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। जो आपका कोर्स है लाइक बी फॉर्म में डिप्लोमा है, उसके अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद उसमें कितना टाइमिंग का एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। कोई ट्रेनिंग वगैरह है तो एकेडमिक ट्रेनिंग आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, मतलब एकेडमिक ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए, इतने घंटे की लेनी चाहिए, सब कुछ आपको पीसीआई के सिलेबस के अंदर मिलता है। ठीक है। To withdraw approval if the approved course of study or an approved examination does not continue to be in conformity with the education standard prescribed by the PCI. अगर कोई इंस्टीट्यूट पीसीआई के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग नहीं कर रहा है, वो अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज कर देता है या वो सिलेबस को चेंज कर देता है और ये चीज़ पीसीआई तक पहुंच जाती है, तो आपका अप्रूवल या मतलब जो इंस्टीट्यूट होता है उसका अप्रूवल वापस भी लिया जा सकता है। तो जब भी पीसीआई का अप्रूवल मिलता है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग करनी होती है। अगर आपने कुछ भी उसमें चेंजेस किए या उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया तो आपका अप्रूवल कैंसिल हो सकता है। ठीक है। To approve qualification granted outside the territories to which the Pharmacy Act extends the approval of foreign qualification. अगर आपको बाहर में अपने क्वालिफिकेशन को अप्रूव करवाना है इंडिया के बाहर, तो उसके लिए हमें फॉरेन क्वालिफिकेशन का अप्रूवल लेना होता है। ठीक है। और पीसीआई का एक काम होता है सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करना। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, सारे स्टेट के जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका का सारा मटेरियल आता है पीसीआई के पास और वहाँ पे सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन होता है। ठीक है। फाइनली it's